दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने एग्ज़ाम्स की, जो भी आने वाले हैं। हम 12th क्लास की एनसीईआरटी को कर रहे थे और उसमें ये पार्ट नंबर 8 है। इसको आज हम देख लेते हैं कि इसका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 71, इसको पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि राजकुमार सलीम के आदेश पर वीर सिंह बुंदेला ने अब्दुल फजल की हत्या कर दी थी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो मैं आपको बता दूं कि ये स्टेटमेंट आपका राइट है कि राजकुमार सलीम जो थे, मतलब जो जहांगीर थे, उन्होंने षड्यंत्र रचा था किसके खिलाफ? अब्दुल फजल के खिलाफ। उनका जो सहयोग किया था ना, वो किया था वीर सिंह बुंदेला ने। अब्दुल फजल की हत्या कर दी थी, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका राइट हो गया। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ये क्या कहता है? अब्दुल फजल बादशाह नामा का लेखक है। तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि अब अब्दुल फजल जो है वो बादशाह नामा का लेखक नहीं है। तो इसका लेखक कौन है? इसके जो लेखक हैं वो हैं अब्दुल हामिद लाहौरी। और ये कौन थे? ये अब्दुल फजल के शिष्य थे। इसलिए ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। और उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन है, तो सिर्फ इसमें पहला जो है वो राइट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है, इसको जरा देख लेते हैं। सुलह-ए-कुल नामक नीति की शुरुआत किस शासक ने की थी? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर और चौथा जहांगीर। तो मैं आपको बता दूं कि सुलह-ए-कुल की जो स्थापना थी वो आपके अकबर ने की थी। अकबर की जो सुलह-ए-कुल या सार्वभौमिक शांति की नीति थी, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि राज्य के अंदर जो विभिन्न धर्म हैं उन लोगों के बीच भेदभाव ना हो। बस इसका इतना मतलब है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है? ये कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर भारत में पहली बार लागू किया था। तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक वो पहला सुल्तान था, भारत में पहली बार जजिया कर लगाया था। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ये क्या कहता है कि अकबर ने अपने काल में जजिया कर को समाप्त किया था। तो मैं आपको बता दूं कि 16वीं शताब्दी में मुगल शासक अकबर द्वारा जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था और इसने तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त किया था। 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था और 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था। ठीक है, तो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट राइट है। तीसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि औरंगजेब ने जजिया कर पुनः शुरू किया। तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है। 17वीं शताब्दी आते आते औरंगजेब ने क्या किया था? इसे फिर से लागू कर दिया था। तो इसमें ये पूछ रहा है कि उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। तो मैं आपको बता दूं इसमें 2 कथन सही हैं, दूसरा और तीसरा। इसका जो राइट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए ये पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 ये क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने झरोका दर्शन प्रथा की शुरुआत की थी? तो ज़रा इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा है जहांगीर, तीसरा है शाहजहां और चौथा है औरंगजेब। तो मैं आपको बता दूं झरोका दर्शन की जो प्रथा की शुरुआत थी वो आपके अकबर ने की थी। बेसिकली ये झरोका दर्शन क्या था इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जन विश्वास के रूप में शाही सत्ता की स्वीकृति को और विश्वास देना था और आगे जाके इसको झरोका दर्शन को औरंगजेब ने क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। पहला क्या कहता है कि शाहजहां ने जयसिंह और जसवंत को मिर्जा राजा की पदवी दी थी। तो मैं आपको बता दूं कि जयसिंह और जसवंत जो है वो पहली बात शाहजहां के दरबार में नहीं थे। तो ये स्टेटमेंट तो इसलिए रॉन्ग हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि जो औरंगजेब जो थे ना उसने जयसिंह और जसवंत को मिर्जा राजा की पदवी दी थी। तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गया क्योंकि ये शाहजहां ने नहीं बल्कि आपके औरंगजेब ने दी थी। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि जेम्स प्रथम का राजदूत टॉमस रो शाहजहां के दरबार में आया था। तो आपको पता है कि जेम्स प्रथम का जो राजदूत था वो आपके शाहजहां के नहीं आया था, वो आपके जहांगीर के दरबार में आया था। तो ये पूछ रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो मैं आपको बता दूं इसमें जो सत्य है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हामिद लाहौरी कौन थे? अकबर के शासनकाल में महत्वपूर्ण सैन्य कमांडर, शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार, औरंगजेब का एक महत्वपूर्ण सामंत और विश्वासपात्र, मोहम्मद शाह के शासन में एक इतिवृत्तकार तथा कवि।
तो आपको बताना है कि इसमें से राइट आंसर क्या है। तो मैं आपको इसका राइट आंसर बता दूं कि अब्दुल हामिद लाहौरी जो थे ना, वो शाहजहां के शासनकाल में एक राजकीय इतिहासकार थे। कौन थे? एक राजकीय इतिहासकार थे। तो मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में बता दूं। पहली बात जो इनके बारे में ये है कि अब्दुल फजल के शिष्य थे, और दूसरा ये है कि इन्होंने बादशाह नामक जो है वो इन्होंने बुक लिखी है, उसके लेखक हैं ये। और तीसरी बात ये है कि शाहजहां ने इसे अकबरनामा के तर्ज पर, मतलब उसी के नमूने पर अपने शासन का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ये क्या कहता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है, जरा इसको देख लेते हैं। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अंग्रेजों द्वारा इस्तमरारी बंदोबस्त लागू करने के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है कि बंगाल में खेती की पैदावार निरंतर बढ़ रही थी। तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। बढ़ नहीं रही थी बल्कि घट रही थी। क्यों? अकाल के कारण। आपको पता होगा इस व्यवस्था को लागू करने से पहले का युद्ध हो चुका है, बक्सर का युद्ध हो चुका है, अंग्रेजों के पास जो है वो दीवानी राइट्स आ चुके हैं, और किस तरीके से ये उसका मिसयूज कर रहे थे वो सारी स्टोरी आपको पता होगी। तो इसलिए क्या हो रहा था कि बंगाल में ये कोई भी रिफॉर्म, कृषि को लेके कोई भी रिफॉर्म नहीं कर रहे थे, बल्कि उसका उल्टा क्या कर रहे थे, उसका दोहन कर रहे थे। बस इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफे से मतलब है, बाकी इन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं था। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। दूसरा संस्था द्वारा राजस्व मांग की दरों को स्थायी करना था। तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ये क्या कहता है? अंग्रेजों का मानना था कि इस व्यवस्था से ऐसा वर्ग उत्पन्न होगा जिसके पास कृषि में निवेश करने के लिए पूंजी और उद्यम दोनों होंगे। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका राइट है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन से इस्तमरारी बंदोबस्त लागू करने के लिए जिम्मेदार थे? तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। दूसरा और तीसरा इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी बंदोबस्त की असफलता के कारणों में शामिल नहीं है? तो पहला है राजस्व की राशि आरंभ में अधिक थी। जी बिल्कुल, ये तो है। और इस समय उपज की कीमतें नीची थी। स्टेटमेंट है कि राजस्व समान था। तो जी नहीं, राजस्व समान नहीं था बल्कि असमान था। फसल अच्छी हो या बुरी भुगतान करना जरूरी था। इसी को हम सूर्यास्त कानून कहते हैं। जो नियत तारीख है, जो उसने डेट फिक्स की है अंग्रेजों ने, अगर उस तारीख तक अगर आपने सूर्यास्त होने तक पहले तक अगर आपने जो है वो उसको वो धनराशि नहीं दी, जो जमींदार की जो जमींदारी थी ना, उसको वो नीलाम कर दिया करता था, वो किसी और को दे दिया करता था। इसलिए राजस्व जो था वो असमान था। ठीक है, और जमींदारों को सीमित अधिकार थे। जी बिल्कुल, ठीक है। तो इसका जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये क्या कहता है? इसमें कहता है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त, रैयत का मतलब होता है किसान, पहले इस बात को समझ लें। रैयत का मतलब होता है किसान। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसान द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है। सरकार रैयत को पट्टे पर भूमि देती थी। ये स्टेटमेंट आपका राइट है। सेकंड वाला, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। मैं आपको थोड़ा सा रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में बता दूं। स्थायी बंदोबस्त जो व्यवस्था थी ना, उसके विपरीत थी ये व्यवस्था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो था ना, बीच में मिडिएटर कौन था? जमींदार था। तो जमींदार जो था ना, वो किसान से क्या करता था? वो राजस्व वसूल करता था, फिर जाके उसे अंग्रेजों को देता था। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? इस व्यवस्था को बिल्कुल पलट दिया और विपरीत कर दिया। यहाँ पे क्या हो गया कि वो अंग्रेज जो है ना, वो डायरेक्ट किसान से लेते थे, डायरेक्ट रैयत से जो है वो क्या करते थे, वो अपना राजस्व वसूल किया करते थे। तो किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। ये स्टेटमेंट सही है। और सरकार रैयत को पट्टे पर देती थी। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है कि रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है ना, वो पट्टेदारी व्यवस्था के रूप में प्रसिद्ध थी। और इसकी जो शुरुआत थी ना, वो 1792 में 1792 ईस्वी में टॉमस मुनरो ने सर्वप्रथम मद्रास में की थी, और जो आगे चलकर बम्बई, बरार, मध्य प्रदेश और असम और कुर्ग प्रदेश में भी लागू की गई थी। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका राइट हो गया। और तीसरी बात यह है कि कर लगान के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो हाँ, ये बिल्कुल ठीक है कि भिन्न भिन्न प्रकार की जो भूमि होती थी, पहले उनका औसत निकाला जाता था, उनका औसत अनुमान लगाया जाता था उनकी भूमि की उपज का, और रैयत की राजस्व अदा करने की जो क्षमता थी ना, उसका आकलन कर लिया जाता था, और सरकार के हिस्से के रूप में उसका एक अनुपात निर्धारित कर दिया जाता था। और हर 30 साल के बाद
क्या होता था, हर 30 साल के बाद ज़मीनों का फिर से सर्वेक्षण किया जाता था और राजस्व की दर जो थी ना फिर उसके अनुसार उसको बढ़ा दी जाती थी। अगर 30 साल के बाद उसमें ज़मीन की जो पैदावार है अगर उसमें बढ़ने की, उसकी उपज की बढ़ने की संभावना होती थी तो क्या होते, वो अपनी क्या बढ़ा दिया करते थे, अपने राजस्व की जो कीमत थी उसको बढ़ा दिया करते थे कि भैया अब से आप जो है बढ़ा के दोगे हमें। ठीक है, तो ये बात इसमें थी। तो कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और निर्धारण किया जाता था। तो तीनों जो स्टेटमेंट है वो आपके राइट है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो दूसरा तीसरा सब तीनों सही हैं, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ये क्या कहता है। तो निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के आरंभ किए जाने से संबंध है। तो मैं पहला है कॉर्नवालिस, दूसरा है अलेक्जेंडर रीड, तीसरा है थॉमस मुनरो। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर है वो होगा अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। ये दोनों जो हैं वो आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित है, रैयतवाड़ी से। और ये कितने प्रतिशत हिस्से पर लागू थी, तो ये जो लागू थी वो आपकी 51% हिस्से पर लागू थी। 51% क्षेत्र पर इसको लागू किया गया था। कहाँ लागू किया गया था, इसको लागू किया गया था आपके मद्रास में, मुंबई में, पूर्वी बंगाल में, असम में। ठीक है, इस व्यवस्था को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था, 1792 में। और कितने गांव पे लागू किया गया था, 12 गांव पे शुरू में इसको लागू किया गया था। और ये जो आपके पहले वाले हैं कॉर्नवालिस, तो ये किससे जुड़े हुए थे, ये आपके जुड़े हुए थे स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से। स्थायी बंदोबस्त, ये स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से जुड़े हुए थे। तो ये कितने प्रतिशत पर लागू थी, तो मैं आपको बता दूं ये स्थायी बंदोबस्त जो व्यवस्था थी वो आपके 19% क्षेत्र पर इसको लागू किया गया था। ठीक है, इसको कितने प्रतिशत क्षेत्र पर लागू किया गया था, 19% क्षेत्र पर इसको लागू किया गया था। और एक और आपने सुनी होगी, इसको कहते हैं माहलवाड़ी। यहाँ पे लिख देते हैं इसको ताकि साफ साफ दिखाई दे। एक थी माहलवाड़ी, ठीक है, और ये माहलवाड़ी जो व्यवस्था थी वो कितने प्रतिशत हिस्से पर लागू थी, तो मैं आपको बताऊं ये 30% हिस्से पर लागू किया गया था। ठीक है, और जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी उसको कहाँ लागू किया गया था, तो मैं आपको बता दूं ये सबसे पहले जब लागू किया गया था तो इसको लागू किया गया था बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, वाराणसी वाले जो क्षेत्र था उसमें इसको लागू किया गया था। ठीक है, और थोड़ा सा जो क्षेत्र था वो उत्तरी कर्नाटक वाला भी क्षेत्र था। और 19% हिस्से पे स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को कितने प्रतिशत क्षेत्र पर लागू किया गया था शुरू में, तो इसको 51% वाले क्षेत्र पर, 51% जो है क्षेत्र पर इसको लागू किया गया था। और माहलवाड़ी व्यवस्था को कितने पर लागू किया गया था, 30% क्षेत्र पर लागू किया गया था। इसका जो क्षेत्र था, और ये किसके क्षेत्र में लागू की गई थी शुरू में, तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर पश्चिम प्रांत, अवध और मध्य प्रांत, पंजाब के कुछ हिस्सों में इसको लागू किया गया था। और माहलवाड़ी व्यवस्था से कौन जुड़े थे, तो मैं आपको बता दूं मैकेंजी और मार्टिन वर्थ और जेम्स थॉमसन तो से जुड़े थे। ठीक है, चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपने मम्मी पापा का सपना पूरा कीजिए और जल्दी से अफसर बन जाइए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।